तो हमारी अधूरी कहानी में एक नया मोड़ आया और हमारे दिमाग में एक नया सवाल भी आया। और वो सवाल कुछ इस प्रकार था कि क्वांटम मैकेनिक्स इतनी absurd है या सच में ऐसा है भी या नहीं। तो ये सवाल कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर आया जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आपने देखा होगा कि भाई आइडेंटिकल फोटॉन्स हैं, अब उनके आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स करने पर आइडेंटिकल रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स प्रिडिक्ट कर रही थी। तो इसके चलते एक नई सी तरंग उठती है मन में कि क्वांटम थ्योरी कुछ तो है, कुछ तो ऐसी absurd सी थ्योरी है जिसको लेकर हमको गहरी चर्चा करने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो किसी ने बातें बोल दी। पर आज का लेक्चर बहुत लंबा नहीं होने वाला है और बहुत आसान भी शायद नहीं होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको मैथ्स में थोड़ी थोड़ी दिक्कत है क्वांटम मैकेनिक्स की। लीनियर अलजेब्रा हो गया थोड़ा थोड़ा, जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, और थोड़ा बहुत उसका जो मैथ था जहाँ मैंने i² = 1 गलती से लिख दिया था, i² = -1 होता है। छोटी मोटी बातें हैं, अच्छा हुआ आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि ये मिस्टेक ना हो। इसके अतिरिक्त आज हम डिराक नोटेशन की थोड़ी सी फिर से बात करेंगे। मैं चाहता हूँ यू गेट फेमिलियराइज्ड विद डिराक नोटेशन। इसके अलावा हम इंटेंगलमेंट की बात करेंगे कि ये क्वांटम इंटेंगलमेंट होता क्या है, और उससे पहले इंटेंगलमेंट हम लास्ट के लिए बचा के रखेंगे। ये जानेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स कैसे प्रिडिक्ट करती है एटॉमिक स्टेबिलिटी को, कैसे वो बताती है कि अगर मैं क्लासिकली लगाऊं थ्योरी को जो आपने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा होगा तो वहाँ पर क्या एग्जैक्टली गलती आती है जो ये सॉल्व करती है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसको कैसे इस्तेमाल करके, क्वांटाइजेशन का कैसे इस्तेमाल करके मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ ओके दिस थ्योरी इज़ प्रोटेक्टिंग मी। तो चर्चा को आगे बढ़ाने का कोशिश करने से जस्ट पहले एक और चीज़ कि हम अपनी सीरीज़ के 5वें लेक्चर यानी कि मध्य में आ गए, एकदम बीच में। 10 लेक्चर की सीरीज़ की कोशिश की थी, हो सकता है 7वें 8वें लेक्चर तक भी ख़त्म हो जाए। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, नहीं आ रही हो तो भी लिख देना ताकि मुझे पता चले कि मुझे इस सीरीज़ को कितना खींचना है। ठीक है, तो इसके आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वहाँ पर चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी क्योंकि हम एक्चुअली में मैथमेटिक्स करेंगे अब। ठीक है, अभी तो बहुत हमने सिर्फ बातें की हैं, कुछ कुछ चीज़ें मैंने लिख दी हैं, आपने सुन ली हैं, समझ ली हैं। अब हम एक्चुअली में श्रोडिंगर इक्वेशन का स्ट्रक्चर खोलने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि भाई क्या बोलता है। हम बात करेंगे टाइम एवोल्यूशन की, हम बात करेंगे वेव फंक्शन के कोलैप्स की, हम बात करेंगे ये स्टेट क्या होता है। तो स्टेट शब्द को मैंने इस्तेमाल कर ही लिया है, तो भारत में कुछ स्टेट्स हैं, ये वो वाले स्टेट्स नहीं हैं जिनकी मैं यहाँ बात करूँगा ऑब्वियसली। पर जैसे आप समझते हैं कि स्टेट जैसे लिक्विड्स हो गए, गैसेस हो गया, दीज आर स्टेट्स ऑफ मैटर, वैसे ही जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेट की बात करते हैं, ये जो स्टेट शब्द है, एक्चुअली ये स्टेट क्या होता है ना, ये इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट दिस सिस्टम। ठीक है, अब कैसी इंफॉर्मेशन हो गई ये सिस्टम की, तो पहले हम समझते हैं सिस्टम क्या हो सकता है। सो यू मस्ट हैव हर्ड अब थर्मोडाइनमिक्स में कहीं तो सिस्टम सराउंडिंग ये सब है, बट ये वैसा सिस्टम नहीं है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा इजी सिस्टम है। ये सिस्टम कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम हो सकता है। अब मैंने ये शब्द यूज़ किया क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, इसका अर्थ क्या है भाई, कैसे मैं डिस्क्राइब करूँ, कैसे मैं कैटेगराइज करूँ कि एक सिस्टम क्वांटम मैकेनिकल है। तो उसके लिए हम एक्शन करेंगे लाइफ में थोड़ा सा। अब ये आपका वाला एक्शन नहीं है जो आप मूवीज़ में देखते हो या आप घर पे अपने भाई के साथ करते हो मार पिटाई, ये वो नहीं है। ये फिज़िक्स में एक क्वांटिटी होती है एक्शन, जिसकी जो डायमेंशन होती है वो डायमेंशन होती है एनर्जी टाइम्स, ये डॉट माने मल्टीप्लाई, ऐसे भी लिख सकता हूँ, टाइम्स टाइम होती है। तो ऐसा यूनिट में, अगर ऐसा यूनिट में लिखूँ तो ये जूल टाइम सेकंड होता है। अब जिन लोगों की आंखें तेज़ हैं वो तो फटाक से समझ गए होंगे कि जूल सेकंड तो भाई एक और चीज़ है जो हमने कभी पढ़ा था, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी भी यूनिट होती है, राइट। तो एच की भी जो यूनिट होती है वो जूल सेकंड होती है। तो ओके, बहुत बढ़िया। ये जो एक्शन है इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन जनरल एक्शन जो होता है, अगर मैं डेफिनेशन वाइज लिखूं, इट इज़ रिटन एज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t। ये जो L है ये लैग्रांजियन होता है, क्या होता है अभी इसकी चिंता मत करो, dt
प्राइम लिख रहा हूँ क्योंकि मैं 0 से t इंटीग्रेट कर रहा हूँ। एंड दिस l इज़ ऑब्वियसली ए फंक्शन ऑफ टाइम, अदरवाइज इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट का ही हो जाएगा, खाली t आ जाएगा। सो दिस l इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम, ओके, इट्स ए फंक्शन ऑफ टाइम। बट ये l एक्चुअली में है क्या, ये सिस्टम की एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, ठीक है, इसकी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो सीधी सीधी सी बात यह है कि आगे चल के क्या होता है कि ये लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन की एक खूबसूरत सी इक्वेशन आती है, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन या लैग्रांजियन मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। ये दोनों मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की एडवांस्ड फॉर्म है। वहाँ पर हम फील्ड्स की बात करते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टेट्स की बात करते हैं। वहाँ पर फील्ड्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे लैग्रांजियन फील्ड हो गया, ये एक स्केलर फील्ड है। वैसे ही स्टेट ये भी एक फील्ड जैसा ही इंफॉर्मेशन है, ये एक वेक्टर फील्ड होती है, एक कॉम्प्लेक्स स्पेस में रहती है। अब मैंने बहुत सारे शब्द यूज़ कर लिए फिर से, फील्ड हो गया, स्टेट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, आप तो बौखला गए होंगे। तो बौखलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला स्टेट माने इन्फॉर्मेशन। जैसे ये लैग्रांजियन जो होता है, अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो ये पोजीशन और मोमेंटम की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। आपको पता है पोजीशन और मोमेंटम दोनों के दोनों टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। वैसे ही ये जो स्टेट है ये भी एग्जैक्टली पोजीशन और मोमेंटम की ही इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। ये दोनों हम कॉन्जुगेट वेरिएबल्स हैं ऐसा बोलते हैं। सिमिलरली ये एनर्जी टाइम की भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, बट जनरली हम क्वांटम मैकेनिक्स में पोजीशन और मोमेंटम की ही बात करते हैं। हम एनर्जी टाइम के आसपास ज़्यादा नहीं लहराते, वो हम अनसर्टेनिटी के वक्त पर देखते हैं। तो ठीक है, स्टेट के पास ये इन्फॉर्मेशन है। अब इस इन्फॉर्मेशन का क्या करना है भाई? ये इन्फॉर्मेशन किसी एक फॉर्म में स्टोर्ड होती है, वो होता है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसकी हम पहले भी बात किए थे। इस फॉर्म में होता है कहीं कहीं पे, है ना, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो मन करे। ये पोजीशन से रिलेटेड हो गया, ये जनरल वेव फंक्शन हो गया, मोमेंटम से रिलेटेड भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। और इसके फिर डुअल वेक्टर्स, ये तो कैट हो गया, पर इसका ब्रा भी होगा, तो ये कैट हो गया, इसका ब्रा ऐसा हो जाएगा। और आपको पता है, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। एंड यू नो दैट इफ़ आई टेक द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस, तो इसका अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दूं तो मुझे ये मिलता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पता है ना आपको, ट्रांसपोज करके वेक्टर को आप कॉन्जुगेट निकाल दो उसका। तो अगर मैं सीधी सीधी भाषा में लिखूं ए बी सी, एंड ए बी सी आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इसका जो कॉन्जुगेट आएगा, अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालूं तो पहले तो ट्रांसपोज आएगा, फिर ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, जहाँ पर हम एक्चुअली मैथमेटिक्स में घुसेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि यूनिटरी एवोल्यूशन क्या होता है, ये वेव फंक्शन में टाइम आता भी है कि नहीं आता, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट है। पहले मैं बता ही चुका हूँ कि अगर मैं ऐसे कर दूँ साई साई, तो ये कहीं ना कहीं मॉड साई स्क्वायर हो जाता है ना, ये आप देख चुके हो। बट इसका अंततः अर्थ क्या होता है भाई, ये मैंने बोल दिया है, प्रोबेबिलिटी है, ये एक पोस्टुलेट है, ये बॉर्न का इंटरप्रिटेशन है, ये पहले बोल चुका हूँ। दिस इज बॉर्न्स प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, ये मैं पहले बोल तो चुका हूँ, बट इसका इस्तेमाल हमने अभी तक किया नहीं है, हम बहुत ही जल्द करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं वेक्टर्स की थोड़ी और बात कर लेता हूँ। तो मैंने पहले ही बताया था कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आप देख चुके हो, आई एच बार सम टाइम डेरिवेटिव, इसको मैं चलो ऐसे भी लिख देता हूँ, या डेल ओवर डेल टी ऑफ साई। अभी क्या करूँगा ना, मैं साई को ऐसे लिख दूँगा, ठीक है। दिस शुड नॉट कन्फ्यूज यू, मैं डायरेक्टली साई भी लिख सकता था, बट फिलहाल मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इज इक्वल्स टू सम ऑपरेटर, ठीक है, दैट ऑपरेटर एक्ट्स ऑन दिस। ऑपरेटर का तो मतलब पता है ना आपको, डॉक्टर अगर ऑपरेटर है तो वो किसी ना किसी पेशेंट पर ऑपरेट करेगा ना। सो दिस इज इन अ वेरी क्रूड सेंस दैट ऑपरेटर जो साई पर एक्ट करता है और रिटर्न में हमको कुछ ऐसा देता है जहाँ पर टाइम एवोल्यूशन हो रहा है उसी स्टेट का साई में। अगेन स्टेट इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है उस सिस्टम की। अब वो सिस्टम क्वांटम मैकेनिकल कैसे है वो हम एक्शन से दोबारा देखेंगे। सो दिस इज़ योर एस, जिसकी डायमेंशन थी एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी कि जूल सेकेंड, और मैंने इसको प्लैंक कांस्टेंट से रिलेट किया था, यू ऑल्सो सॉ योर सेल्फ। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये एक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों, तो वो सोचने वाली बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। थोड़ा
जाइए रिसर्च कीजिए लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल के बारे में, टाइम मिले तो लिख देता हूँ, लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल। एक्चुअली ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसका इस्तेमाल करके हम न्यूटन के लॉज को डिराइव कर सकते हैं, F इक्वल्स dp/dt वाले लॉ को, या जो भी जिस भी फॉर्म में आप उसको लिखना चाहें। लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल एक ऐसा लॉ है जो इतना फंडामेंटल है, इससे कंजर्वेटिवनेस आती है सिस्टम की, इसी से सिस्टम में सिमेट्रीज़ की बात हम कर सकते हैं, बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं। आप चाहे तो हम लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल पे एक नया लेक्चर ही निकाल देंगे, डिराइव कर देंगे हम, मैक्सवेल की इक्वेशन यहाँ से डिराइव हो जाती हैं। अरे बहुत सुंदर चीज़ है, थोड़ा गूगल कीजिएगा लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल, और इसी के इस्तेमाल से हम श्रोडिंगर इक्वेशन को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक तरह से। वो भी हम अगर चाहो तो इसके ऊपर एक नया लेक्चर बना देंगे, and that will be a very powerful thing to understand. But anyway, before we go into that, I want to tell कि least action principle में जो action है ये S, इसको हम sort of minimize करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये S में कुछ information है जो energy times time की होती है। अब जो energy scales हैं और time की scales हैं, इनके बारे में बात करता हूँ। scales का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻5 joules, 10⁻⁻20 joules, ये सारी चीज़ें। तो अब सिस्टम का जो यहाँ पे मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट अभी अभी मेंशन किया था, तो उसका आपको पता है जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है -34 में है, ठीक है। और रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट का भी यही है। रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, h/2π, है ना। तो h बार जो होता है इट इज़ नथिंग बट h/2π, ये होता है 6.62607004, डिवाइड बाई 2π कर दोगे तो 1.3 समथिंग आता है, ओके। एनीवे, ये जो लेंथ यूनिट है, अगर कोई भी सिस्टम इस ऑर्डर का है, 10⁻⁻34 के ऑर्डर का है, जिसका एनर्जी टाइम्स टाइम का स्केल इतना है, प्लैंक लेंथ के ऑर्डर का है, देन आई से कि वो सिस्टम क्वांटम मैकेनिकली बिहेव करेगा। मैं श्रोडिंगर इक्वेशन को कंस्ट्रक्टिवली लगा सकता हूँ। कंस्ट्रक्टिवली मतलब कि मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा जिसका मैं कुछ बात कर सकता हूँ। अब भाई तुम्हारा मैं देखूँ लेंथ स्केल, तुम तो कहीं से प्लैंक के ऑर्डर के नहीं हो ना, सो इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस कि मैं वहाँ पर इसको अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। एनीवे, बट इवन इफ़ आई डू अप्लाई क्वांटम मैकेनिक्स, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर अप्लाई करने से मुझे इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। द पॉइंट इज़ दैट इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट कि मैं कोई भी एक रियलाइजेबल रिजल्ट लेकर आऊँ। एनीवे, ये तो बहुत सारी बातें हो गई। डिरैक नोटेशन की हमने चर्चा करना शुरू की थी, तो थोड़ा सा और डिरैक की ही बात कर लेते हैं। अब भाई देखो, ऐसी बात है कि हमारे पास है फोटॉन्स, है ना। तो फोटॉन्स तो आइडेंटिकल होते हैं, तुमको पहले से पता ही है। अच्छी बात यह है डिरैक नोटेशन की कि डिरैक नोटेशन में मैं साई भी लिख सकता हूँ, एक्स भी लिख सकता हूँ, डायरेक्टली फोटॉन लिख सकता हूँ, डेड लिख सकता हूँ, दिखाने के लिए कि सिस्टम के अंदर जिसकी भी बात कर रहा हूँ मरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें रियलाइजेबल हैं, इन सब का मीनिंग मुझे समझ आ जाता है साफ साफ कि मैंने जब ये डंडों के अंदर फोटॉन लिख दिया तो मैं फोटॉन की बात कर रहा हूँ। तो मैं जो बात करूँगा वो बात करने वाला हूँ अब फोटॉन की, जो कि पोलराइज्ड है अलोंग एक्स डायरेक्शन। पोलराइज्ड तो समझते हो ना भाई, लाइट को पोलराइज कैसे करते हैं, बड़ा ही आसान है। कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट ले आओ, ये अभी अनपोलराइज्ड है, सारे डायरेक्शंस में इसका ऑसिलेशन है, और किसी एक ठो पोलराइज़र के थ्रू इसको पास करा दो, ठीक है। ये पास कर जाएगा तो जिस भी एक्सिस के अलोंग इसका मैक्सिमम ओरिएंटेशन होगा वो वाली लाइट पास कर जाएगी। बहुत ही क्रूड वे में समझाया, बट पोलराइजेशन तो जानते ही हो ना तुम। तो किसी भी एक एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज हो जाएगी। तो उनमें से एक की हम बात करते हैं। काफ़ी तरह के पोलराइजेशन होते हैं, एस पोलराइज्ड, पी पोलराइज्ड, एनीवे वी वोंट गो इनटू दैट। बट मैं बोल रहा हूँ कि सिंपली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही मैं बात करूँ, तो अगर मेरा फोटॉन एक्स डायरेक्शन में पोलराइज्ड है और मेरे पास एक फोटॉन है जो कि वाई डायरेक्शन में पोलराइज्ड है, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, फोटॉन इज पोलराइज्ड अलोंग वाई डायरेक्शन। थोड़े दिन पहले हमने बात की थी सुपरपोजिशन की, कि क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में एडिशन सुपरपोजिशन जैसा कुछ हो सकता है, तो हम वही करेंगे। अब हम इन दो स्टेट्स को, स्टेट शब्द से अब डर तो नहीं लगता ना, इन्फॉर्मेशन है इसमें। क्या इन्फॉर्मेशन है फोटोन के बारे में, कि वो पोलराइज है अलोंग एक्स एक्सिस। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन, इट इज़ पोलराइज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन फिलहाल इसमें नहीं है। अगर मैं सुपरपोज करके एक फोटोन का स्टेट बनाऊँ तो मैं कहूँगा, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, इसको हम लिखेंगे ऑरेंज कलर से,
तो अब अगर मैं बात करूं उस फोटोनिक स्टेट की, सो दैट विल कंटेन दिस एंड दिस। सो वी हैव ब्लू कलर एंड पिंक कलर। सो वी हैव फोटोन, अरे ये तो आया ही नहीं, ओके पिंक में है ये। सो वी हैव फोटोन पोलराइज्ड along x direction plus we have photon polarized along y direction। ठीक है, हमने एक सुपरपोज्ड स्टेट तो बना लिया जहाँ पे मेरा जो ओवरऑल क्वांटम सिस्टम है उसमें x डायरेक्शन में पोलराइजेशन है, y डायरेक्शन में पोलराइजेशन है। पर इसका अंततः मीनिंग क्या है? अब भाई मैंने ये तो खुद से बनाया है ना, पर अब रियल लाइफ में ऐसा कैसे करोगे? खैर वो हम एक्सपेरिमेंटलिस्ट पर छोड़ते हैं, बट ये पॉसिबल है। एनीवे इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट स्टेट्स, बट जनरली क्या होता है कि हम सिंगल पार्टिकल स्टेट नहीं बनाते, हम मल्टी पार्टिकल स्टेट्स बनाते हैं। एक फोटोन को हम लेते नहीं, हम बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फोटॉन्स को लेते हैं। अब कोई आके मत बोलना कि भैया फोटोन वेव होता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यहाँ पे हम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को इतना भाव नहीं देंगे। उनके साथ वेव नेचर एसोसिएटेड होता है, येस, पार्टिकल नेचर एसोसिएटेड होता है, येस, बट हम यहाँ स्टेट्स की बात करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे, हम सुपरपोजिशन की बात करेंगे, तो वहाँ पर वो इनहेरेंट है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फोटोनिक स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि डुअल है कि नहीं है, उसकी चर्चा है ही नहीं इधर, वो मुझे पहले से पता है। एनीवे, सो आई हैव दिस फोटोन अलॉन्ग एक्स। अब मज़े की बात क्या है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जब आप कोई रिजल्ट लेने की कोशिश करते हो, आप करोगे एक एक्सपेरिमेंट और आपको कुछ कुछ रिजल्ट मिलेगा। सपोज आपने किया फोटोन का मान लो पोलराइजेशन मेजर करने की कोशिश की आपने एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग, बहुत बढ़िया, आपको एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग पोलराइजेशन मिल गया। फिर आपने मेजर करने की कोशिश की वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग, बहुत बढ़िया, वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग मिल गया। बट जब एक सिस्टम में दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज़ होंगी, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी कुछ होने की पॉसिबिलिटी है, वाई डायरेक्शन में भी कुछ होने की पॉसिबिलिटी है। अब मैं क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्सपेरिमेंट करूँगा दोनों को मेजर करने का। ठीक है, मैंने एक्स को भी मेजर करना है, वाई को भी मेजर करना है, या मुझे बस मेजरमेंट करना है। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो? आप एक्सपेक्ट करते हो क्लासिकली कुछ एवरेज रिजल्ट आएगा ना, बीच का कुछ आंसर आएगा। माने एक वेलोसिटी, दो वेलोसिटी, दोनों वेक्टर्स को ऐड किया तो कुछ बीच का वेक्टर मिलेगा, यही तो सोचोगे ना, रिजल्टेंट वेक्टर। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो भाई वही ट्राइंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ से निकाल दोगे तुम रिजल्ट बीच वाले वेक्टर का। बट एक्चुअली क्या होता है ना, क्वांटम मैकेनिक्स में बीच का कुछ होता नहीं है, या तो आपको ये मिलेगा या फिर आपको ये मिलेगा। अब ये कैसे हो गया भाई? तो इसमें जो हम मेजरमेंट करते हैं उसके लिए हम इधर से ना कुछ लगाते हैं। अब ये लगाते हैं क्या होता है भाई, इसकी वही हम चर्चा थोड़ी और आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे कि ये मेजरमेंट एक्चुअली होता कैसे है। पॉइंट इज़, इस सुपरपोजिशन को बना के दिखाने का पॉइंट यही था, आपको सिखाना यही था कि क्वांटम मैकेनिक्स में वन ऑफ द स्टेट्स यू विल गेट वंस यू डू अ मेजरमेंट, एंड दैट इज़ कॉल्ड कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, अब ये कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन होता क्यों है इज़ ए बिग प्रॉब्लम, वी डोंट नो एज ऑफ नाउ। कुछ लोग बोलते हैं कि डीकोहेरेंस हो जाता है, विच मीन्स कि ये एनवायरनमेंट के साथ कपल कर जाता है क्वांटम मैकेनिकली, बट प्लीज़ that is not correct, that is only partly true कि yes decoherence also happens, that is correct। वो तब होता है जब हमारे पास एक मिक्स्ड स्टेट होता है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का और वो एक प्योर स्टेट में जाके गिर जाता है। ओह, मिक्स स्टेट, प्योर स्टेट, ये सब क्या होता है? इसीलिए मैं ये सब डीकोहेरेंस से भी दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है वो होता क्या है। एनीवे, सो द पॉइंट इज, जब आप एक मेजरमेंट करोगे सिस्टम पर तो आपको ये जो फोटोनिक स्टेट है और ये फोटोनिक स्टेट है, इनका सुपरपोजिशन होगा। अब ये तो बहुत सिंपल सुपरपोजिशन है, एक एक्स है एक वाई है, ये बहुत ही सिंपल है, ये मैंने खुद से अभी भी बनाया है। हो सकता है इसमें बहुत सारे सुपरपोजिशंस हो, एक्स हो, वाई हो, एक्स वाई के बीच में कुछ हो, जेड में कुछ हो, पर आप मेजरमेंट जब करने जाओगे सिस्टम पे तो वो उनमें से एक सिस्टम पर कोलैप्स कर जाएगा और वो उस सिस्टम का जो भी मेजरमेंट किया है, सपोज पोलराइजेशन है, तो अगर मैं पोलराइजेशन को एक ऑब्जर्वेबल बोल रहा हूँ तो उसका एक आइगन स्टेट होगा जिसमें वो गिरेगा और उसकी एक आइगन वैल्यू आएगी जो उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को देगा। वही तो कुछ समझ ही नहीं आया, दोबारा सोचते हैं। पहली चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की वो थी ऑब्जर्वेबल, यानी कि
पोजीशन, मोमेंटम, पोलराइजेशन, एनर्जी, ये सब आपके ऑब्जर्वेबल्स हो गए। दूसरा मैंने मेंशन किया आइगन स्टेट। अब ये आइगन स्टेट शब्द क्या होता है आपको नहीं पता, तो इससे अभी हम थोड़ा दूर रखते हैं। फिर मैंने बोला आइगन वैल्यू, ये भी नहीं पता, मैंने कभी समझाया होगा बट आपको याद नहीं होगा, मुझे पता है। उसके अलावा मैंने मेंशन किया प्रोबेबिलिटीज़ को, जो कि कोरिस्पॉन्ड करेगी आइगन वैल्यू को। तो काफ़ी सारे शब्दों का इस्तेमाल तो हो गया और समझ आपको कुछ भी नहीं आया, बट पॉइंट इज़ ये समझो फ़िलहाल कि आपने मेजरमेंट किया, कोई एक सुपरपोजिशन में से, जितना भी सुपरपोजिशन है उनमें से एक पर्टिकुलर सुपरपोजिशन वाला जो स्टेट है उस पर कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम, और इमीडिएटली फिर से वो इवॉल्व कर जाएगा अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग भैया, हमको कुछ समझ नहीं आया। तो इसीलिए हम आज थोड़ी बात करेंगे आइगन वैल्यूज़ की और आइगन स्टेट्स की। कर लेते हैं भाई, चलिए। वैसे तो मैं सोच कर नहीं आया था इनके बारे में बात करूंगा, बट एनीवे आई वांट टू टॉक अबाउट देम अ लिटिल बिट। तो हम लीनियर अलजेब्रा में हम पहले ही बात कर चुके हैं लीनियरिटी की, कि श्रोडिंगर इक्वेशन का जो स्ट्रक्चर है वो एक लीनियर इक्वेशन जैसा स्ट्रक्चर है ना। उसमें लीनियरिटी पहले से घुस के भरी हुई। अब इस लीनियरिटी का मतलब क्या है कि मैं दो सोल्यूशंस को मिला के, अगर वो श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन है, एक तीसरा सोल्यूशन बना सकता हूँ। और वो सोल्यूशन की फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि भाई उसको मैं सुपरपोज करके और सोल्यूशन बना सकता हूँ, और बनाते ही जा सकता हूँ, मतलब भर भर के। लीनियरिटी का मतलब क्या है कि मैं ऐड कर सकता हूँ दो वेक्टर्स को जो एब्स्ट्रैक्ट स्पेस में रहते हैं, जो कि हिल्बर्ट स्पेस है, कॉम्प्लेक्स स्पेस है। डुअल वेक्टर्स ब्रा और कैट, तेरे नैना को वो रखती है अपने पास। एनीवे, तो हम आज आइगन की बात करेंगे। आइगन का मतलब जर्मन में होता है अपना खुद का, मतलब योर ओन, समथिंग दैट रिटेन्स इटसेल्फ सॉर्ट ऑफ। ठीक है, अपना खुद का, ऐसा बस समझ लो, योर ओन। ठीक है, एनीवे इसमें इतना लिटरल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा खुद का इसमें कुछ है नहीं, समझ रहे हो ना। जो आया है वो लेके जाएगा, और तुम्हारा इसमें कुछ है नहीं, तो सब कुछ देके ही जाना पड़ेगा भाई। क्या हो गया है मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर को। एनीवे, सो यू गेट दिस आइगन थिंग। तो अब हम बोलते हैं कि भाई देखो, एक ऑपरेटर है ओ, ठीक है, जिसके ऊपर मैं हैट लगाऊंगा। वेक्टर नहीं है, ऑपरेटर है, ये किसी पर ऑपरेट करेगा। ठीक है, मैं भी रिप्रेजेंट करूंगा कि कैसे ऑपरेट करेगा। और जो किसी वेक्टर पर ऑपरेट करेगा, मान लीजिए वो वेक्टर लिख दिया मैंने साई। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, n1001। तो सुविधा के लिए फ़िलहाल मैं इसको लिख देता हूँ ऐसा वाला वेक्टर। ठीक है, ऐसा वाला वेक्टर, और कुछ इसकी आइगन वैल्यू आएगी लैम्डा। ठीक है, और फिर वापस से आ जाएगा ये। मैंने बोल दिया ऐसा हो रहा है। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। अब मैं बहुत संभाल के चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, अगर ये ऑपरेटर हर्मिशियन हो गया तो ये लैम्डा की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, ये रियल हो जाएगा वगैरह वगैरह, है ना। फिर ये जो स्टेट्स हैं, आइगन स्टेट्स अगर ये होंगे तो फिर ये पूरा का पूरा इस वेक्टर के बेसिस को स्पैन कर सकते हैं, जिस भी वेक्टर स्पेस में रहते हैं। सुपरपोजिशन पॉसिबल है, नॉर्मलाइजेशन भी पॉसिबल है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए तो लीनियर अलजेब्रा इतना वास्ट सब्जेक्ट है, और इसीलिए तो क्वांटम मैकेनिक्स को हमने उसी के बेसिस पर बिल्ड किया है, बिकॉज अपेरेंटली इट हैज़ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़। एनीवे, तो अब भाई मैंने लिख दिया है इक्वेशन को। ध्यान से याद करो, मैंने कुछ टाइम पहले टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी थी, जो कि कुछ ऐसी दिखती थी, अगर याद हो तो। नहीं याद तो जाके पिछले लेक्चर देखो 2-3, उसमें पढ़ा होगा कहीं पे ये। तो अब स्ट्रक्चर देख सकते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पर लैम्डा कोरिस्पॉन्ड करता है एनर्जी आइगन वैल्यूज़ को, ये साई कोरिस्पॉन्ड करता है ये किसी आइगन स्टेट को, वापस से आ गया। तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, अब अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि H का स्ट्रक्चर जो है उसमें एक पोटेंशियल है, अब वो पोटेंशियल फ्री पार्टिकल के लिए 0 हो जाएगा, डेल्टा के लिए डेल्टा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। जो भी पोटेंशियल है वो अगर इस पर एक्ट करेगा तो मुझे एनर्जी आइगन वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब अच्छी बात क्या है कि भाई देखो, जितने भी ऑब्जर्वेबल्स है क्वांटम मैकेनिक्स में, है ना, पोजीशन, मोमेंटम, स्पिन, उनके जो ऑपरेटर्स हैं वो हर्मिशियन हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है, हम उससे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, पर मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा। हर्मिटिसिटी की मैं डेप्थ में अगर गया तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी। तो एनीवे, अब अगर इसको समझना है तो मैं एक ऑपरेटर देता हूँ,
वो ऑपरेटर कैसा भी हो सकता है। मैं खुद का एक ऑपरेटर बना रहा हूँ अभी। 1 माइनस आई 1, ये मैंने एक ऑपरेटर बना दिया अभी खुद से। अब मुझे नहीं पता भाई ये ठीक है कि नहीं, सही है कि नहीं, बस बना के मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अब एक ठो वेक्टर पर ऑपरेट करूँगा। वो वेक्टर कैसे आएगा, 1 0 मैंने लिख दिया खुद से। तो अब भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना, आता है कि नहीं? चलो भाई करो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ कुछ आएगा लैम्डा और यहाँ कुछ आएगा वेक्टर। वो वेक्टर मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ उधर। तो अब एक काम कीजिए फटाफट से, इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कीजिए। बहुत सिंपल है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, कुछ नंबर आएगा, कुछ वेक्टर आएगा, वो निकाल कर बताइए। जो भी नंबर आएगा और जो भी वेक्टर आएगा, अगर ऐसा हुआ कि जो वेक्टर आया वो यही वेक्टर है, तो उस वेक्टर को मैं आइगन वेक्टर बोलूँगा, और जो वैल्यू फिर आएगी वो उसकी आइगन वैल्यू होगी। अल्टीमेटली ये आइगन वैल्यू क्या करती है, ये इस आइगन वेक्टर को स्केल करती है बाय सम नंबर। स्केलिंग का काम करती है। स्केलिंग समझते हो ना भाई, छोटा बड़ा करना। और अच्छी बात क्या है कि ये आइगन वैल्यू में कई बार एक घुमाने वाला भी आ जाता है। लेंथ रिटेन हो जाती है, अगर लंबा करके घुमा देंगे तो लेंथ थोड़ी बदल जाएगी। तो कई बार क्या होता है, इसमें एक इमेजिनरी पार्ट आ जाता है e⁻i थीटा वाला, जिसको मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ मेरे आइगन वेक्टर से। एनीवे, वो क्या करता है अगर मैं अभी बताऊं, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स में सिस्टम को टाइम एवोल्यूशन की शक्ति देता है। वो उसको घुमाने की शक्ति रखता है कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस में। ओ भैया फिर से कंफ्यूज कर दिया आपने। एनीवे, फ़िलहाल चीज़ों को सिंपल रखने के लिए सिर्फ ये कैलकुलेशन करना तो अपनी नोटबुक में, और मुझे बताना तुमको क्या मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ना यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ और सिंपली लिखता हूँ कि ये कैलकुलेशन कर दो। बस इतना इतना कैलकुलेशन कर दो और बताओ क्या आता है। ठीक है, ये करना, लैम्डा निकालना और ये निकालना कौन सा स्टेट आता है इधर। स्टेट बोल रहा हूँ, आइगन स्टेट नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। काफ़ी लोग आइगन स्टेट, आइगन वेक्टर, वेव फंक्शन, ये सब में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये तो थोड़ी बहुत बात हो गई। सुपरपोजिशन भी समझ ही गए होगे, ये भी समझ गए होगे कि भाई अगर मैं कोई मेजरमेंट करता हूँ, कैसे करता हूँ वो फ़िलहाल मैं नहीं बता रहा। मेजरमेंट करने के लिए apparatus होता है, वो मेजरमेंट करके जो रिज़ल्ट आता है वो एक आध उनका आइगन स्टेट होता है उसी ऑब्जर्वेबल का, जिसके लिए मैंने मेजरमेंट किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर होंगी। सुपरपोजिशन हो गया, और क्या बात की थी भाई हमने, हुए शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। सुपरपोजिशन की बात की, स्टेट कैसे बनाना है उसकी बात की। बहुत ही सिंपल स्टेट है। अगर चाहो तो एक चीज़ देख सकते हो कि ये सुपरपोजिशन आपने मैक्सवेल्स इक्वेशन में भी देखा होगा ना। अरे वहाँ तो देखा ही है तुमने। E = मैं लिख रहा हूँ सपोज आई डोंट नो E0 साइन अल्फ़ा प्लस E0 कॉस बीटा में भी, ये भी तो एक सुपरपोजिशन ही तो है। अब यहाँ पे लगा दो चाहो तो कांस्टेंट कुछ a या b कांस्टेंट्स लगा दो। अब अल्टीमेटली क्या होता है, जब भी आप मेजरमेंट करोगे ना, तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, उन्हीं का मॉड स्क्वायर करने पर प्रोबेबिलिटीज़ मिलती हैं। व्हाट? हाँ, ये एक्चुअली में बहुत सुंदर चीज़ है, और ये सुपरपोजिशन का ही रिजल्ट है कि इन सुपरपोजिशन में जो स्टेट्स हैं उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका मॉड स्क्वायर प्रोबेबिलिटी को कॉरस्पॉन्ड करता है। अरे बाप रे, ये क्या जादू है। हाँ, यही वो जादू है जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन ऑल ऑफ क्वांटम फिजिक्स। और इस चर्चा को हम आज यहीं रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है यार, ये किसी एक डायरेक्शन में होगा, एक्स हैट में, वाई हैट में, वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी किसी डायरेक्शन में ही है ना, एक्स हैट और वाई हैट में, वो वहाँ पर मैं लिखना भूल गया था। इसके अलावा हमने क्या बात की, हमने लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल की बात की कि आप किस सिस्टम को क्वांटम मैकेनिकल कब बोलोगे, जब उसकी लेंथ स्केल जो है या उसकी एक्शन स्केल्स जो हैं वो प्लैंक कांस्टेंट के आसपास आती हैं। अच्छी बात क्या है कि अगर आप प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू समहाउ यूनिवर्स में चेंज कर देते हो, बढ़ा देते हो या घटा देते हो, तो आप एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स के रिजीम से बाहर आ सकते हो। मतलब यू कैन बेसिकली, इफ़ यू कैन ट्वीक दिस कांस्टेंट इन रियल लाइफ, विच यू कांट बाय द वे, बट इफ़ यू कुड, लेट्स से फॉर हाइपोथेटिकल पर्पसेस, इफ़ यू कुड चेंज द रिजीम, यू नो, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सब्जेक्ट कैन ओनली बी चेंज्ड बाय चेंजिंग प्लैंक्स कांस्टेंट। क्योंकि ये जो फंडामेंटल कांस्टेंट है ये आपके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आता है। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप सभी ने देखा होगा ना, डेल्टा एक्स डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन h bar by 2।
या फिर h/4 देखा हुआ है तो आपने। तो अगर आप इसमें मान लीजिए बोल देते हो कि प्लैंक्स कांस्टेंट मैंने कर दिया 0, इसका मतलब क्या है? इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि प्लैंक्स कांस्टेंट 0 करने का मतलब ये हो गया कि मैं इसके मेजरमेंट को इनफाइनाइटली प्रिसाइज तरीके से निकाल सकता हूँ, या मैं मोमेंटम को इनफाइनाइटली प्रिसाइज तरीके से मेजर कर सकता हूँ, या साइमल्टेनियसली इन दो कॉन्जुगेट वेरिएबल्स को मैं बोल सकता हूँ कि मैं मेजर कर सकता हूँ एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए। बट अल्टीमेटली क्या है ना कि ये करना पॉसिबल है नहीं, तो वी हैव टू वर्क विद व्हाट वी हैव। It's not possible for us to change a fundamental constant of nature. Yes, हम हाई एनर्जी फिजिक्स में ज़रूर बोलते हैं कि h/(1) इज इक्वल टू c इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब नेचुरल यूनिट्स होती हैं हाई एनर्जी फिजिक्स में, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सिस्टम में भूल जाता हूँ कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं ये ऐसा यूनिट्स। डायमेंशनैलिटी सिस्टम की रिटेन रहती है एज लॉन्ग एज आई कीप देम इन द इक्वेशन आफ्टर आई सॉल्व देम। एनीवे, थोड़ा हम भटक गए सिस्टम से, तो वापस आते हुए हमने लीस्ट एक्शन की बात की। आई वांट यू टू गूगल दिस, आई वांट यू टू स्टडी दिस ऑन योर ओन। चाहो तो इसके ऊपर एक अलग से सीरीज़ बना देंगे, सीरीज़ तो लंबा हो जाएगा, इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बना देंगे वेयर आई टेल यू व्हाट द लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल इज, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, आई हैव टू टेल यू, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रिंसिपल, लेट्स से फॉर्मलिज्म इन ऑल ऑफ फिजिक्स। ओके, देन वी हैड टॉक्ड अबाउट, ये तो बोरिंग चीज़ें पहले ही पढ़ चुके हो। स्टेट के बारे में बताया, एक्शन वैक्शन क्या होता है, ये चाहो तो देख लेना, ठीक है, दिस माइट बी यूजफुल टू यू। ठीक है, यहाँ पे लैग्रांजियन सिस्टम की एनर्जी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, और ये तो फर्स्ट पेज हो गया। एनीवे, इसके बाद हम अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी, आज हम एंटैंगलमेंट की बात करने वाले थे बट मैंने आपको थोड़ा धोखा दे दिया, तो हम एंटैंगलमेंट की बात करेंगे अगले लेक्चर में। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि भाई इंटैंगलमेंट होता क्या है। थोड़ा लंबा हो जाएगा, 31 मिनट्स हो गए हैं, 35 मिनट्स तक हम समझ लेंगे इंटैंगलमेंट क्या होता है। तो मैं क्लासिकल इंटैंगलमेंट की बात करूँगा या क्लासिकल कोरिलेशन की बात करूँगा। अल्टीमेटली इंटैंगलमेंट होता क्या है? कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, अगर मेरे पास 2 इंटैंगल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन मेजर कर लूँ तो खटाक फटाक से इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन मुझे पता चल जाएगा। दैट इज़ करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट ये इंटैंगलमेंट होता है स्पीड ऑफ लाइट से तेज़। आपको बोलेगा स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ है तो मैं इसके साथ कम्युनिकेशन करूँगा, स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ मैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करूँगा और मैं करोड़पति बन जाऊँगा। ऐसा नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली। आप इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे वेव फंक्शन कोलैप्स होता है इंस्टेंटली, ठीक है, क्योंकि ये कोरिलेटेड सिस्टम्स हैं, वही हम बात करेंगे आगे जाके, अभी तो फिलहाल इसकी डिटेल में इतना नहीं घुसेंगे। एनीवे, तो यहाँ पे जो सिस्टम्स हैं ये इंटैंगल्ड होते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है, वही हम बता रहे हैं क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक ठो आदमी है जिसका नाम हम, अगर विवेक भैया, अखिल भैया ये देख रहे हैं तो ये आप ही का नाम है। मान लीजिए विवेक भैया के पास एक ठो सिक्का है 1 रुपया का, ठीक है, 1 रुपी कॉइन, रुपी 1 कॉइन ही हैज़। और अखिल भैया के पास भी एक ठो सिक्का है, वही 1 रुपये का सिक्का है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो 1 रुपये का सिक्का इनके पास भी है। अब क्या होता है ना कि क्योंकि वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं तो उन्होंने मुझसे कहा ठीक है सागर, तुम हमारे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है अखिल भैया, आप ना एक स्पेसशिप में बैठिए और थोड़ा मून पे जाइए। वो थोड़ा मून तक गए, वहाँ जाके बैठ गए, पर उससे पहले, जाने से पहले मैंने उनके साथ एक ट्रिक खेली। मैंने कहा देखिए अखिल भैया, मेरे हाथ में 2 सिक्के हैं, इन 2 सिक्कों की हालत क्या है ये सिर्फ मुझे पता है, आपको अभी नहीं पता। तो इस सिक्के पे हेड है, इस सिक्के पे टेल है, और मैंने अखिल भैया को दे दिया ये हेड वाला सिक्का और वो चले गए मून पे। अब उनको नहीं पता कि मेरे हाथ में जो सिक्के हैं उनकी हालत कैसी है, कि भाई इसमें हेड है कि इसमें टेल है। मैंने बस दे दिया, उनको कहा आंख बंद करके रखना, खोलना नहीं कभी भी। वो वहाँ जाके ले गए उसको। अब विवेक भैया को मैंने दूसरा वाला सिक्का दिया, सेम कंडीशन उनके साथ भी, उनको खोलना नहीं, उनको पता नहीं है कौन से हाथ में क्या सिक्का है, उल्टा है कि सीधा है कि दोनों सेम है, नहीं पता। दे दिया उनको। अब मैंने कहा विवेक भैया देखिए, फटाफट से ये सिक्का खोल के बताइए कि अखिल भैया के पास कौन सा सिक्का है। उन्होंने खोला, उन्होंने कहा अच्छा मेरे पास तो टेल है, पर मुझे कैसे पता चलेगा अखिल के पास कौन सा है। मैंने कहा यही तो बात है, आपके पास सिस्टम तो है जो कोरिलेटेड है, बट आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता।
और सेम चीज़ अखिल भैया के साथ भी होगी। उनको नहीं पता होगा कि अगर उनके पास हेड है तो इनके पास टेल है भी या नहीं। अब मैंने क्या किया कि उनको अगले दिन वापस बुलाया मून से, मैंने कहा आ जाओ, और सेम एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कहा आप सुनिए, आपके पास जब भी आप आँख खोलेंगे याद रखिएगा कि जो सिक्के का फेस आपके पास होगा उसका ऑपोजिट, यानी कि अगर हेड आपके पास है तो टेल वाला विवेक भैया के पास होगा। अच्छा ऐसा है, तो वो चले गए फिर से मून पे। वो वहाँ जाके देखा उन्होंने, ओके मेरे पास टेल है तो विवेक के पास पक्का हेड होगा, क्योंकि सागर ने बोला था ऐसा। उन्होंने मेरी पूरी बात पर भरोसा था। हमने वीडियो कॉल किया मून से, वहाँ से उन्होंने देखा हाँ हाँ ठीक है, तो जो सिक्का मेरे पास है उसका उल्टा सिक्का विवेक भैया के पास है, या जो भी उसका सिस्टम है। पॉइंट बीइंग, क्लासिकली ये दो सिस्टम्स को रिलेटेड थे, बट इन्फॉर्मेशन कोई यहाँ से वहाँ नहीं गई। ऐसा नहीं हुआ कि इनके पास जो सिक्का था उन्होंने यहाँ से देख के बता ही दिया कि वहाँ क्या था, जब तक उनको खुद से नहीं पता था कि ये सिस्टम उससे कोरिलेटेड है नहीं। ये इन्फॉर्मेशन एक थर्ड पार्टी के पास थी, जो कि मैं था। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ तो आया होगा थोड़ा थोड़ा कि इंटैंगलमेंट में हम जो बोलते हैं कि मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने उस पर मेजरमेंट किया, और दूसरा जो भी इलेक्ट्रॉन किसी एक गैलेक्सी में बैठा होगा, अगर ये दो इंटैंगल्ड स्टेट्स में हैं तो जो मेजरमेंट यहाँ हो गया फटाक से वो मेजरमेंट वहाँ मुझे बता देगा क्या हो रहा है। अरे बट कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ गई नहीं ना। ये स्पीड ऑफ लाइट से पहले वेव फंक्शन कोलैप्स हुआ। प्रॉब्लम क्या है, हमको पता नहीं है कोलैप्स होता कैसे है। माने हमको पता है होता है, कैसे होता है वो भी पता है, मेजरमेंट से होता है। क्यों होता है वही आंसर है, मेजरमेंट से होता है। बट एग्जैक्टली क्यों हो रहा है मेजरमेंट इज समथिंग वी कांट एक्सप्लेन एज ऑफ नाउ, एंड आई लीव दैट टू यू टू थिंक अबाउट कि ये कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन होता क्यों। अब आप डिकोहेरेंस मत चिल्लाना, पहले ही बता चुका हूँ डिकोहेरेंस इज नॉट द करेक्ट आंसर। चाहो तो इसको भी सर्च कर लो। लॉट ऑफ पीपल हैव दिस क्वेरी इन देयर माइंड। एनीवे, सो आई बिलीव this cleared some things for you, and in the next lecture we'll start with entanglement. We'll also talk about why. Anyway, we'll not talk about that why जो मैं सोच रहा हूँ। All right, so we'll think of the agenda of the next lecture in the next lecture. I mean before I start the lecture, and I will see you then. Until then, अगर ये lecture समझ नहीं आया तो watch it again. यार तुम लोग कम देख रहे हो मुझे लग रहा है lecture. There seems to be some problem. हाँ, समझ नहीं आ रही तो चीज़ें comment कर दो, और अगर पसंद नहीं आ रहा तो वो भी कमेंट कर सकते हो, जो मन करे वो कमेंट कर सकते हो। आई होप दिस वॉज यूज़फुल टू यू। ऐसा नहीं है कि आप बस इंजॉय ही कर रहे हो, आप कुछ सीख भी रहे हो, इज़ द अल्टीमेट मोटिव हियर। आई वॉन्ट यू टू गेट अराउंड द आइडिया ऑफ दिस थ्योरी। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थ्योरी। इट्स नॉट कम्प्लीटली करेक्ट, बिकॉज क्या होता है कि हम जब इस रिजीम में थोड़ा स्पीड ऑफ लाइट को इंक्लूड करके ग्रेविटी को घुसाने की कोशिश करते हैं, दिस थ्योरी डज नॉट गिव अस अ लॉट ऑफ करेक्ट रिजल्ट्स, राइट? So as far as we know, in the speed of light regime it is right, in the low velocity regime it is right, in the Planck scale regime it is right, but the problem is when we include gravitational forces here, it does not give us exactly what we want. Fine, no problem, but इतनी सारी चीज़ों को explain कर देता है. Why am I standing on this floor is explained by Pauli's exclusion principle, which is a consequence of quantum mechanics. Why these photons are being emitted is explained, photons are particles is explained, atomic spectra is explained, atomic stability is explained. अरे भाई कितना explanation है, it is explaining everything as we know that quantum mechanics fails to do, क्योंकि उसका जो premise है that does not go beyond the idea, जहाँ पर समझ रहे हो ना, हम रिलीजियंस की बात कर चुके थे और हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर चुके थे। एनीवे, सो यू गेट द आइडिया वेयर क्लासिकल मैकेनिक्स वाज फेलिंग, एटॉमिक स्टेबिलिटी वगैरह एक्सप्लेन नहीं हो रही थी क्योंकि क्वांटाइजेशन हमने नहीं किया था। एनीवे, सो हम इस फंडामेंटल की तो बहुत बात कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा श्रोडिंगर इक्वेशन में घुस के देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर होता कैसा है, थोड़ा हम इंटैंगलमेंट की बात करेंगे। तो अगला लेक्चर हम शुरू ही करेंगे इंटैंगलमेंट से, उसके बाद हम जाएंगे और खोलेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन के स्ट्रक्चर को दोबारा से। हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे, थोड़ा सा फिर से हम देखेंगे। ऑल राइट, सो सी यू देन, अंटिल देन हैप्पी फिजिक्सिंग, बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करें अपने IIT and NEST का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।